बढ़ेंगे बुलेटिन में। देवभूमि उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा 2026 का बिगुल बज चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बार केदारनाथ और बद्रीनाथ की चढ़ाई पहले से कहीं अधिक सुरक्षित होने वाली है? क्या इस बार बिना रजिस्ट्रेशन के दर्शन हो पाएंगे? ऋषिकेश से लेकर हिमालय की चोटियों तक सरकार ने सेफ जर्नी का जो मेगा प्लान तैयार किया है, उसमें इस बार एयर एम्बुलेंस और हाईटेक अस्पताल मुख्य भूमिका में होंगे। आखिर क्या है इस बार यात्रा के नए नियम और कैसी है स्वास्थ्य सेवाओं की मुस्तैदी? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आस्था के इस महाकुंभ का आगाज 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर होगा, जब गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट विधि विधान से खोल दिए जाएंगे। इसके बाद 22 अप्रैल को बाबा केदार और 23 अप्रैल को बद्री विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। इस बार की यात्रा महज एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि अतिथि देवो भव के संकल्प को धरातल पर उतारने की परीक्षा है। ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने होटल एसोसिएशन और परिवहन व्यापारियों के साथ घंटों मंथन किया। मकसद साफ है, पिछली बार की गलतियों से सीख लेकर 2026 की यात्रा को निर्बाध बनाना। हमारे चारों धामों के कपाट खुलने की तिथि घोषित हो गई है और अक्षय तृतीया पर गंगोत्री यमुनोत्री जी के और 22 तारीख को बाबा केदार के और 23 को बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने हैं। होटल एसोसिएशन को, चाहे हमारा टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर्स हो और डंडी कंडी वाले को, आज सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मेरी वार्ता चल रही है। यात्रा को बेहतर बनाने के लिए उनके जो सुझाव हैं उस पर भी हम लोग ने काफी गंभीरता से विचार किया है। होटल व्यवसायियों के अपने कुछ इश्यूज हैं और उस पर बड़े ही खुले दिल से बातचीत हुई है। अभी एक सब कमेटी हमारे एडिशनल कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में बनी है और अभी लोग बैठ भी रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आज शाम तक उनका कोई न कोई सुझाव आ जाए और प्रयास रहेगा कि अगले 1-2 दिन में उसको इम्प्लीमेंट करके हमारी रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ करें। रजिस्ट्रेशन के लिए नए नियम, अनिवार्य पंजीकरण, इस वर्ष भी रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। पंजीकरण शुल्क, फर्जी स्लॉट बुकिंग रोकने के लिए इस बार न्यूनतम शुल्क लग सकता है। संख्या पर रोक नहीं, इस बार यात्रियों की संख्या सीमित नहीं की जाएगी। स्थानीय वाहनों को प्राथमिकता, बाहरी डग्गामार वाहनों पर रहेगी कड़ी नजर। लेकिन इस बार की यात्रा की सबसे बड़ी हाईलाइट है हेल्थ की सुरक्षा कवच। साल 2024 में 246 और 2025 में 189 श्रद्धालुओं की मौत ने सरकार को झकझोर कर रख दिया था। इस बार मौत के आंकड़ों को न्यूनतम करने के लिए केदारनाथ में 17 बेड और बद्रीनाथ में 30 बेड के पक्के फुल फ्लेज्ड अस्पताल तैयार किए गए हैं। खास बात यह है कि इस बार इमरजेंसी मेडिकल सर्विस को हेलीकॉप्टर से जोड़ने की तैयारी है, ताकि हार्ट अटैक या सांस की तकलीफ होने पर मरीज को गोल्डन आवर के भीतर एयरलिफ्ट कर बड़े अस्पताल पहुंचाया जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रशासन अब तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। सड़कों की व्हाइट लाइनिंग से लेकर डंडी कंडी संचालकों के सत्यापन तक हर मोर्चे पर काम जारी है। अब इंतजार है तो बस कपाट खोलने का, ताकि देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालु एक सुरक्षित और सुखद याद लेकर देवभूमि से वापस लौटे। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इस खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा 2026 का बिगुल तो बज ही चुका है। इस बार की तैयारियां बेहद खास हैं, क्योंकि पिछली गलतियों से सीख लेकर इस बार सरकार तमाम तैयारियां कर रही है। क्या कुछ इस बार खास होने वाला है और किन बातों का खास ध्यान रखा जा रहा है, ताकि पिछले सालों में जो दुर्घटनाएं हमने देखी, जो परिस्थितियां हमने देखी, उनकी पुनरावृत्ति ना हो? बिल्कुल, क्योंकि जो चारधाम यात्रा है वो 19 अप्रैल से शुरू हो जाएगी विधिवत रूप से, क्योंकि माना यह जा रहा है कि 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया के मौके पर
गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट जो है हर साल जो जिस तरीके से खुलते हैं और इस बार भी अक्षय तृतीया के मौके पर खुलेंगे, तो ऐसे में विधिवत तौर पर जो है 19 अप्रैल से यात्रा शुरू हो जाएगी। और उसके बाद जिस तरीके से केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि भी घोषित हो चुकी है, 22 अप्रैल को खुलेंगे, फिर 24 अप्रैल को जिस तरीके से फिर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो अप्रैल माह से यात्रा शुरू हो जाएगी। उससे पहले जो है अब सरकार पूरी तरीके से तैयारियों में जुट चुकी है। जिस तरीके से गढ़वाल आयुक्त ने कल ऋषिकेश में जिस तरीके से बैठक ली, उसमें जिस तरीके से जो टैक्सी और जो यूनियन वाले हैं उनके साथ जिस तरीके से बैठक की गई, क्योंकि यात्रा रूट पर जो गाड़ियां चलने वाले जो कर्मचारी हैं उनसे जो है वो बातचीत की गई कि किस तरीके से रूट रहने वाला, किस तरीके से जो है यात्रा जो है वो चलेगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो बैठक की गई। साथ ही इस बार भी जिस तरीके से गढ़वाल आयुक्त ने यह भी बताया था कि रजिस्ट्रेशन जो है इस बार भी काफ़ी अनिवार्य होगा, क्योंकि हर साल जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन जिस तरीके से हो रहे थे, इस बार भी रजिस्ट्रेशन जो है वो किए जाएंगे। उसके साथ ही जिस तरीके से हेल्थ पर सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो सरकार का रहने वाला है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से जिस तरीके से जो हेल्थ को लेकर जो दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि जो यात्री जिस तरीके से जो दूर दराज से जो यात्री आते हैं और ऐसे में जो रूट वाले जो ज़्यादा चलने वाले जो धाम है, जिस तरीके से केदारनाथ और यमुनोत्री धाम में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो केदारनाथ चलते समय जिस तरीके से ऑक्सीजन की समस्या जो है हाई एल्टीट्यूड में जिस तरीके से देखने को मिलती है, उसी तरीके से यमुनोत्री में भी इसी तरीके के दिक्कतें रहती है। तो कई यात्रियों को जिस तरीके से हार्ट अटैक की समस्याएं और सांस लेने में दिक्कतें होती है, लेकर कई दफा सरकार की तरफ से, मेडिकल टीम की तरफ से भी एडवाइजरी जारी किए जाते हैं कि अगर आप चार धाम यात्रा की तैयारी कर रहे हैं और आप किसी भी तरीके की बीमारी से ग्रसित हैं तो आपको अपना खास ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड वाले इन चढ़ावों पर आपको कुछ मेडिसिन की जरूरत होती है। उन चीजों को अपने साथ लेकर ही ट्रैवल करें, ऐसी एडवाइजरी जारी की जाती है। जरूरी है कि जो भी दर्शनार्थी वहां पहुंचते हैं वो इन एडवाइजरी का संज्ञान ले और उनका पूरी तरीके से अनुपालन करें, ताकि जो घटनाएं बीते वर्षों में हमने देखी उनमें कुछ कमी आ सके। बहरहाल सरकार ने अपने तरीके से पूरी तैयारी कर ली है। एयर एम्बुलेंस और हाईटेक अस्पताल की व्यवस्था भी की गई है, ताकि किसी भी बिगड़ती हुई परिस्थिति पर नियंत्रण पाया जा सके और फिर से उस तरीके की दुखद घटना ना हो। लेकिन उपेंद्र, इन सब के बीच दो बातों का जिक्र बेहद जरूरी हो जाता है। पहला कि इस बार न्यूनतम शुल्क लगाने की बात कही गई है रजिस्ट्रेशन पर, ताकि फर्जी स्लॉट के बुकिंग को रोका जा सके। वहीं दूसरी तरफ यात्रियों की जो क्षमता है उस पर रोक नहीं गई है। तो क्या उस हिसाब से व्यवस्था की जा रही है? क्योंकि ये चार धाम यात्रा है और आस्था का सैलाब जब उमड़ता है तो कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच सकते हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन तो अनिवार्य है, उसमें न्यूनतम शुल्क लगाने को लेकर भी सरकार जोर दे रही है। इसमें खास बात ये रहेगी कि जिस तरीके से ये देखा जाता था कि कई जो श्रद्धालु हैं या यात्री जिस तरीके से जो है बिना रजिस्ट्रेशन के धामों में पहुंच जाते थे और उसके बाद जिस तरीके से वो जिक्र करते थे कि हमें बीच रास्ते में कोई भी रजिस्ट्रेशन कैंप नहीं मिला या हम जो है किसी और रास्ते से जो है जिस तरीके से आए और उसके बाद धाम पहुँच गए। उसके बाद ये देखा जाता था कि रजिस्ट्रेशन वाले काफ़ी कम लोग जो हैं वो धाम पहुंचते थे और जो अन्य लोग हैं वो जो है जिस तरीके से धामों में पहुंचते थे। ऐसे में जो है दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है और जिस तरीके से अगर देखा जाए तो अभी इसका न्यूनतम शुल्क को लेकर अभी कोई राशि तय नहीं की गई है कि कितनी राशि जो है वो रजिस्ट्रेशन को लेकर जो है वो की जाएगी, कि जो यात्री जो है वो रजिस्ट्रेशन करेगा तो कितने रुपए जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकता है। हालांकि ऋषिकेश, हरिद्वार, इन तमाम जगहों पर जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन जो है वो हर साल जिस तरीके से होते हैं, तो इस बार भी जो है हरिद्वार और ऋषिकेश से रजिस्ट्रेशन होंगे। दूसरा, जिस तरीके से जो दबाव रहता है, हालांकि इसको लेकर जरूर जो है वो सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अगर होते हैं तो उसको लेकर अगर देखा जाए तो काफी संख्या में जो है लगातार सरकार जो है वो रजिस्ट्रेशन तो कर देती है, लेकिन जैसे ही श्रद्धालु जब धाम पहुंचते हैं तो ऐसे में दबाव वहां पर सबसे ज्यादा इसलिए बढ़ जाता है, खासतौर पर जो केदारनाथ धाम है या यमुनोत्री धाम है, जहां पर रहने की उतनी व्यवस्थाएं
नहीं हो पाती, या फिर जब दर्शन करने के लिए यात्री वहां पर पहुंचता है तो समय पर दर्शन नहीं कर पाता, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि दबाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वहां पर जो है दर्शन करना जो है वो संभव नहीं हो पाता है। और कई जगहों पर हुड़दंगी इस टाइप के, जिस तरीके से जो श्रद्धालु या उस टाइप के जो यात्री हैं वो भी जो है चार धाम जो है वो पहुंचते हैं। तो ऐसे में ऐसे यात्रियों पर भी अंकुश लगाने की कोशिश जो है वो जरूर सरकार को करना होगा। और साथ ही साथ जिस तरीके से अगर देखा जाए तो वहां पर जिस तरीके का जो दबाव और जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि पिछले 3-4 सालों से जो श्रद्धालु जिस तरीके से 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जिस तरीके से चार धाम यात्रा में पहुंच रहा है, तो ऐसे में उसको लेकर व्यवस्थाएं भी सरकार को जो है उतनी करनी पड़ेगी। हालांकि ये देखा जा रहा है कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं सरकार पूरी तरीके से करने में जुटी हुई है। जिस तरीके से GMVN के जो होटल्स हैं उनकी बुकिंग्स जो है वो शुरुआत से ही जो है वो तय की जाती है और लगातार ऑनलाइन बुकिंग्स जो है वो शुरू हो जाती है। और केदारनाथ धाम में बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु पहुंचेंगे और इस संख्या पर अगर नियंत्रण न हो, मतलब अनियंत्रित संख्या, अपार संख्या में अगर श्रद्धालु एक जगह पर एकत्रित होते हैं, तो ऐसे में वहां पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर भी खास ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कई बार प्रशासन को कई ऐसी परिस्थितियों से जूझना पड़ता है जिसके बारे में पहले से आंकलन नहीं किया जा सकता, पहले से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। उत्तराखंड पहले से ही एक बेहद संवेदनशील क्षेत्र है, पर्यावरण के लिहाज से, मौसम के लिहाज से भी बेहद संवेदनशील है। ऐसे में किसी भी तरीके की घटना कभी भी होती है, और अगर अनियंत्रित भीड़ किसी एक जगह पे एकत्रित हो, खास करके चारधाम यात्रा जैसी चीजों में जहां पर अपार जनसैलाब भक्तों का उमड़ता है, तो ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से मैनेज किया जाता है। फिलहाल रजिस्ट्रेशन पर हमने चर्चा कर ली है, लेकिन उपेंद्र एक बार फिर से इस चीज का जिक्र करने की कोशिश करेंगे कि इस बार एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। ये एयर एम्बुलेंस किस तरीके से संचालित किया जाएगा, और इसके साथ ही मरीजों को एयर लिफ्ट करने की जो बात की गई है, ये व्यवस्था किस तरीके से काम करेगी? देखिए, दो चीज़ें हैं, क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाता है कि कई बार जो है काफ़ी दिक्कतें चारधाम यात्रा के दौरान जो है वो यात्रियों को होती है, और ऐसे में काफ़ी सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है। खास तौर पर हेल्थ को लेकर सबसे ज़्यादा दिक्कत, या कोई बड़ी दुर्घटना अगर हो जाती है तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कतें होती है कि क्योंकि अगर केदारनाथ धाम में कोई अगर दिक्कतें होगी तो वहाँ से जो है जब तक वो उसे नज़दीकी अस्पताल या पहुँचाया जाता है, तो कई बार जो है जिस तरीके से काफ़ी दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाती है, या कई बार जो है जिस तरीके से मरीज जो है वो दम तोड़ देता है। तो ऐसे में पूरी तरीके से सरकार जिस तरीके से चौकन्ना है, इसमें इस तरीके से अगर देखा जाए तो एयरलिफ्ट करने की जो फैसिलिटीज है वो भी जो है वो सरकार की ओर से की जा रही है कि अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत होती है तो उसको एयरलिफ्ट जो है वो या तो पिछली गलतियों से, पिछले सालों के हादसों से सीख लेते हुए, सबक लेते हुए, और किस तरीके से इस तरीके की घटनाएं रिपीट ना हो, इसको सजगता से समझते हुए ये तमाम व्यवस्थाएं की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को इस बार चार धाम यात्रा में बेहद सहजता से, सुगमता से उनकी यात्रा संपन्न हो सके। सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। उपेंद्र, अब बात रजिस्ट्रेशन की करेंगे। पिछली बार हमने देखा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई थी। क्या इस बार भी इस तरीके की व्यवस्था बनी रहेगी? उपेंद्र, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इसी सवाल को लेकर हम महावीर सिंह राणा के पास चलते हैं। हमारे सहयोगी वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए उत्तरकाशी से। महावीर, रजिस्ट्रेशन को लेकर हम बातचीत करने जा रहे थे उपेंद्र से, इस वक्त लगातार हमारे साथ वो भी बने हुए हैं। इस बार भी क्या रजिस्ट्रेशन की करने की जो सहूलियत है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से रहेगी, और ऑफलाइन माध्यम से कहां-कहां श्रद्धालु इस यात्रा के लिए पंजीकरण करा सकेंगे? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे जिस तरह चारधाम यात्रा की जो है शुरुआत हो चुकी है, और आने वाले वक्त में अभी जो भले गंगोत्री और यमुनोत्री कपाट खुलने की तिथि घोषित नहीं हुई है, मगर ये बताया जा रहा है कि जो नवरात्रि शुरू होंगे, नवरात्रि के फर्स्ट टाइम से शुरू हो जाएगी। यहाँ पे जो है जो धामों के जो है कपाट खुलने की तिथि घोषित की जाएगी। फिर भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जो अक्षय तृतीया का पर्व है वो 20 अप्रैल को पड़ रहा है, और 20 अप्रैल को जो है गंगोत्री यमुनोत्री कपाट खुल जाएंगे। भले केदारनाथ कपाट के जो है तो तिथि घोषित कर दिए गए हैं, और बद्रीनाथ के अभी नहीं किया। अब रही बात आपका सवाल था कि जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हो गए। ऑनलाइन के लिए जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उसके लिए जो है आप शुरू ऋषिकेश से शुरू हो गया, और ऋषिकेश के बाद जो हमारे उत्तरकाशी में 2 धाम पड़ते हैं, गंगोत्री यमुनोत्री पड़ते हैं। तो पहले जो यात्रा होती है वो यमुनोत्री से शुरू होती है, तो उसके लिए यमुनोत्री में जो है बड़कोट के पास जो है, गंगानी के आसपास जो है वहां पे जो है रजिस्ट्रेशन एक कार्यालय बनाया गया है। उसके बाद जो लोग पहले ऋषिकेश से या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, अगर वो ऑफलाइन भी आते हैं तो वो ऑफलाइन करने की सुविधा भी मौजूद है। उससे
समय जो है वहाँ पे पूरे जो अधिकारी कर्मचारी तो कुल उनकी मिला ड्यूटी के लगाई बीते गई। वर्ष की चारधाम तरह यात्रा ही के लिए इस जो बार भी श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन कराने में कोई समस्या नहीं होगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से सुविधा और सहूलियत आपके लिए उपलब्ध है। जिस मर्जी चाहे अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। हालांकि इस बार अनावश्यक और फर्जी स्लॉट बुकिंग से बचने के लिए मामूली शुल्क जरूर लगाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया उपेंद्र और महावीर आपका हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और